वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम और कांस्टेबल की एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम के टाइम हमने स्ट्रेटजी बनाई थी जिसपे काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आए थे और इस वीडियो पे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी उनको लगी और उन्होंने स्कोर बूस्ट करते हुए यहाँ पर 82 तक स्कोर पहुँचाया है, जबकि एमपी पुलिस का कभी भी कट ऑफ 82 नहीं गया है। तो दोस्तों, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, सिलेबस पर विचार करते हुए, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को देखते हुए हमने एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी तैयार करी है। आप दोस्तों दिन भर यूट्यूब पर कई वीडियो देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, 20 मिनट आप यहाँ पर समय देते हैं, तो हो सकता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। हो सकता है 15 से 20 नंबर का यहाँ पर आपको एडिशन मिल जाए, एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पर से आपको मिल जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सब इंस्पेक्टर में वैकेंसी काफ़ी कम है, इसलिए रिस्क बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है यहाँ पर यह एग्ज़ाम निकालना। और कांस्टेबल में भी काफ़ी कम पद है अगर पूरे भारत की बात करें तो, क्योंकि दोस्तों भारत पूरे पैन इंडिया लेवल पर यह वैकेंसी आती हैं। तो साथियों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वक्त को ज़ाया ना करते हुए यहाँ पर और चीज़ों को समझते हैं। इसके पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर एग्ज़ाम हेडलाइंस की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आपका फरवरी में आ चुका था दोस्तों, और यहाँ पर 15 अप्रैल से 14 मई तक आपको अप्लाई करने का समय दिया गया था, जो कि अब समाप्त हो चुका है। एग्ज़ाम का अभी कंफर्म नहीं है, डेट पता नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि लगभग 15 अगस्त से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। टोटल पोस्ट की बात करें तो 4200 के तकरीबन पोस्ट यहाँ पर कांस्टेबल की और 450 पोस्ट यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की हैं। उसके बाद प्रिपरेशन की अगर टोटल बात करें दोस्तों, तो 90 दिन का यहाँ पर लगभग आपको समय मिला है। अगर यहाँ से हम यहाँ पे लास्ट डेट एग्ज़ाम फॉर्म करने की लास्ट डेट यहाँ से माने तो मई से जून, जुलाई और अगस्त, 15 अगस्त। हालांकि अभी डेट घोषित नहीं हुई है और आगे भी आपकी एग्ज़ाम डेट जा सकती है, लेकिन हम मिनिमम इतना मान के चल रहे हैं क्योंकि कभी भी डेट घोषित हो सकती हैं। एग्ज़ाम के टाइम की बात करें तो 15 से 20 दिन तक आपका एग्ज़ाम चल सकता है अलग अलग शिफ्टों में, क्योंकि यह पूरे इंडिया में चलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एप्लीकेशन के हिसाब से 15 से 20 दिन यहाँ पर चल सकता है। उसके बाद दोस्तों, सिलेबस की बात कर ले। यहाँ पर आपके ऑफिशियल सिलेबस अगर हम देखें तो यहाँ पर दोस्तों 120 प्रश्न आपसे पूछे जाना है, जिसमें 120 ही नंबर होंगे, यानी कि एक प्रश्न के लिए 1 नंबर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। एग्ज़ाम टाइम की बात करें तो कुल 90 मिनट समय यहाँ पर मिलने वाला है आपको, यानी कि 90 मिनट में आपको प्रश्न हल करने हैं 120 और नंबर भी मिलेंगे 120। अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्क रहेगा। एक प्रश्न गलत करने पर आपके 0.33 नंबर यहाँ पर काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों, सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस थोड़ा सा डायमेनिक है यहाँ पर कांस्टेबल एग्ज़ाम का, क्योंकि इन्होंने कांस्टेबल और एसआई एग्ज़ाम का, क्योंकि दोस्तों इन्होंने क्या करा है यहाँ पर कि जीके का वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स की बात करें तो 35 क्वेश्चन पूछेंगे। रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पर भी 35 क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि 70 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग यहाँ पर पूछा जाएगा। उसके बाद जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की बात करें तो यहाँ पर 50 नंबर का पूछा जाएगा, यानी कि ये जो 35 70 नंबर जो हैं उसमें एक बार आप फिक्स चीज़ें हैं कि हाँ ये आ सकती है, आएगी, लेकिन जनरल नॉलेज पे किसी भी चीज़ की कोई गारंटी कभी भी नहीं होती है, और यही चीज़ यहाँ पर सिलेक्शन होने न होने के बीच की एक सीमा रेखा निर्धारित करेगी। तो इस चीज़ को कैसे पढ़ेंगे हम, यह सभी चीज़ें यहाँ पर विस्तार से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा जो आपकी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। पहली बात, 100% सफलता की ओर ले जाएगी। ये जो बातें हैं जो मैंने अपने कॉम्पिटिटिव करियर में जिन चीज़ों का एहसास किया है दोस्तों, सभी सब्जेक्ट को रोज़ाना समय देना ज़रूरी है। कोई भी सब्जेक्ट अगर आप छोड़ के चलते हैं या कोई सब्जेक्ट आपका वीक है किसी भी सेक्शन में,
तो आप उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, ये इस बात की गारंटी। क्योंकि दोस्तों सारे सब्जेक्ट में आपकी तैयारी होना ज़रूरी है। कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं। ज़्यादा मॉक टेस्ट के जाल में न उलझे। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि सुबह भी टेस्ट लगाएंगे, शाम को भी लगाएंगे। तो दोस्तों ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। टेस्ट कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पर कोचिंग सेंटर या कोई भी टेस्ट लेने वाली कंपनी आज तक ये पकड़ नहीं पाई है कि एग्ज़ाम पेपर किस तरह से आएगा और हुबहू टेस्ट नहीं बना पाई है। तो ये सरासर गलत है। आपने कई बार देखा होगा कि टेक्स्ट बुक में लड़कों को 10-10, 12-12 रैंक आती है हज़ारों में से, और एग्ज़ाम में सिलेक्शन उनका नहीं होता है। तो दोस्तों ऐसा मेरा मानना है कि टेस्ट सिर्फ अभ्यास के लिए रहते हैं, अपने आप के परीक्षण के लिए, ना कि एग्ज़ाम के हुबहू कॉपी के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने पर देना है और एक आध टेस्ट लगा लेना है। अनावश्यक किताबों का भंडार नहीं करना है, लिमिटेड सोर्स रखने हैं, लेकिन उनको बार बार पढ़ना है। कोई भी नया कोर्स आपको नहीं लेना है। इसकी जगह सीधी सी समस्या, जिस टॉपिक में आपको समस्या है उसको सीधे यूट्यूब से तैयार करें। क्योंकि पूरा नया कोर्स लेंगे आप तो दोस्तों यहाँ पर आपको परसेंटेज आता है, फिर भी आप उस पर परसेंटेज पढ़ेंगे। क्योंकि क्लास डे बाय डे चलेगी, यहाँ पर आपको सिंप्लीफिकेशन आता है, फिर आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। ऐसे आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। इससे अच्छा सीधी सी बात है, आप क्या करेंगे, आपको मान लीजिए कि परसेंटेज में कोई चैप्टर नहीं याद है यहाँ पर, तो आप सीधा सा उस चैप्टर को सर्च करेंगे यूट्यूब पर और तैयार कर लेंगे। तो इससे आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी और साथ ही साथ यहाँ पर आपके समय की बचत भी होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पर तैयार कर पाएंगे। फिर यूट्यूब पर जो ज्ञान देने वाले बाबा जी हैं उनसे आप बचे। जो फालतू की मैराथन क्लासेस चलती हैं, यहाँ पर जो बड़ी बड़ी मैराथन क्लासेस लेके आ जाते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर 1-1 घंटा 2-2 घंटा की जो क्लास चलती है, माफ़ कीजिए दोस्तों, 1-1 2-2 आम बात हो गई। यहाँ पर पूरी पूरी रात के लिए मैराथन क्लास आ जाती है, 8-8 घंटे के लिए मैराथन क्लास आ जाती है। तो इनसे पढ़ने का कोई भी सेंस नहीं है दोस्तों, ये बात आप लिख के रख लीजिए। ये मैराथन क्लासेस कोई काम की नहीं रहेगी। मनुष्य का जो दिमाग रहता है वो एक प्रॉपर टाइम के लिए एक्टिव होता है, कुछ घंटे के लिए आपको चीज़ें समझ में आएगी, उसके बाद कोई चीज़ें समझ में नहीं आएगी। और ये जब बोलते हैं कि एक रात में पूरा मैथ्स खलास, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप एक रात में मैथ्स ख़त्म कर देंगे तो जो सालों से पढ़ते आ रहे हैं उनका क्या होगा, उनका सिलेक्शन नहीं होगा क्या? तो इन चीज़ों का आप प्रॉपर ध्यान रखें। ऐसा कुछ भी नहीं होना है, इन चीज़ों में अपने को समय ख़राब नहीं करना है। उसके बाद जो MCQ सेशन लेके आते हैं, आज भारत का संपूर्ण भूगोल जीके, आज ये जीके, आज वो जीके, तो दोस्तों इस सब चीज़ों से टाइम वेस्ट होना है। यकीन करिए इसका कोई भी फ़ायदा आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। इसकी जगह आपको जाना चाहिए बुक के साथ में, जहाँ पर आप 2 से 3 बार रिवीजन करो, वो चीज़ें यहाँ से आपको याद रह जाएगी। क्योंकि इसमें MCQ सीज़न में प्रश्न तो 100 रहेंगे, लेकिन इनको कराने में, सोल्व कराने में ये लोग 3 घंटे 2.5 घंटे ले लेंगे और यहाँ पर आपको फालतू बकवास ज़्यादा सुनने को मिलेगी। ये लाइक कर दो, वो ढिमका कर दो, इसको शेयर कर दो, वो कमेंट आ रही है। तो ये सब आपके टाइम की वेस्टिंग है दोस्तों। समय को समझे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना इतना आसान नहीं है इस दौर में। अगर आप यूट्यूब के भरोसे बैठे हो कि यूट्यूब आपकी एग्ज़ाम निकलवा देगा, और ये कोचिंग है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ये जो सेशन लेके आते हैं इस टाइप से, ये अगर टीचर आपके एग्ज़ाम्स निकलवा देंगे तो ये आप सरासर गलतफहमी में हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी देख लेते हैं। मैथ्स सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 35 प्रश्न एग्जाम में आएंगे। 35 क्वेश्चन का इन्होंने स्पष्ट लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद जो पहले से पढ़े हुए चैप्टर हैं और जो कॉन्सेप्ट है उनका ज़्यादा से ज़्यादा अपने को रिवीजन करना है। आपने ऐसा तो है नहीं कि आज ही कॉम्पिटिटिव की तैयारी शुरू करी है, उसके पहले कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं उनको रिवीजन करते जाना है। उसके साथ में नई चीज़ें भी ऐड ऑन पर डे करना है। सभी प्रश्न सामान्य और सरल कॉन्सेप्ट आधारित ही रहेंगे दोस्तों। कॉन्सेप्ट कांस्टेबल 10th लेवल का एग्ज़ाम है, और यहाँ पर जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों NSC-IT द्वारा हुआ था, तो उसमें थोड़ा सा इजी टाइप का पेपर आया था। लेकिन हो सकता है TCS एग्ज़ाम ले तो थोड़ा सा टफ यहाँ पर आपका एग्ज़ाम हो जाए, तो इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे। हालांकि यहाँ पर आपको SSC जो CGL लेवल के प्रश्न हैं उनको हल करने से बचना चाहिए, बैंकिंग लेवल के प्रश्न हैं उनको हल करने से बचना चाहिए। पता चले आप बैंकिंग की पजल सोल्व करने बैठे हो, रीजनिंग की, तो दोस्तों उन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, वो समय बर्बादी आपके लिए होने वाली है। अगर आपके 35 में से मान लो 4 प्रश्न टफ आ गए हैं, बहुत ही हार्ड आ गए हैं CGL लेवल के,
तो इन 4 प्रश्नों को आप छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन 4 प्रश्नों के पीछे आप यहाँ पर अपना घंटों घंटों समय बर्बाद करें, दूसरी जगह आप रह जाए, क्योंकि ये भी आपको पता है कि 100 ऑफ 100 कट ऑफ कभी भी नहीं जाता है किसी भी एग्ज़ाम का। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखें। बुक्स की बात करें तो डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक सबसे परफेक्ट बुक है हमारे देश में आज भी। पहले उसके चैप्टर के आगे जो 3 पेज दे रखे रहते हैं उसमें सारे कॉन्सेप्ट दे रखे होते हैं, एग्जाम्पल दे रखे थे, उनको समझे। उसके बाद फिर आप प्रीवियस ईयर की बुक से प्रैक्टिस करें। इसमें यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक आती है प्रीवियस ईयर की, उससे आप प्रैक्टिस करें। तो इससे 2 फायदे होंगे दोस्तों, एक तो आपके MCQ सॉल्व होंगे, प्रश्न सॉल्व होंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि आप को रिदम पता चलेगी कि एग्ज़ाम में किस तरह की चीज़ें आती हैं। अगेन RPF कांस्टेबल और SI और जो NTPC में लास्ट ईयर पूछे गए प्रश्न हैं उनका अभ्यास अवश्य करें, लेकिन सिलेबस का ध्यान अवश्य रखें। सिलेबस को बिल्कुल निकाल के अपने टेबल पर चिपका लें। दोस्तों यहाँ पर NTPC का नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि TCS द्वारा कंडक्ट की गई एग्ज़ाम थी और ये जो दोनों एग्ज़ाम थी वो NSCIT द्वारा ली गई थी। तो अभी पता नहीं है कि कौन एजेंसी एग्ज़ाम ले सकती है। बाकी हवा यूट्यूब पर चल रही है, उन पर ध्यान न दें। फाइनल एग्ज़ाम जब आप डिजिटल ION सेंटर अगर मिला आपको तो समझ लेना कि TCS ने दी है। तो यहाँ पर आप NTPC में जो प्रश्न आए हैं, यहाँ पर जितने भी CBT वगैरह हुए हैं उनको आप अभ्यास अवश्य करिएगा। ग्रुप डी का मैं इसलिए मना कर रहा हूँ दोस्तों, ग्रुप डी के जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत हाई लेवल के आते हैं और उसमें यहाँ पर 4-4, 5-5 यहाँ पर लाइन में प्रश्न आते हैं। तो ये इतने टफ प्रश्न दूसरे एग्ज़ाम्स में नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें रीजनिंग सब्जेक्ट की, तो प्यारे साथियों यहाँ पर 35 प्रश्न दिखाई देंगे। सीधी सी बात है, लेकिन मैंने दिखाई दे सकते हैं ऐसा इसलिए लिखा दोस्तों क्योंकि इतने प्रश्न अगर जब एग्ज़ाम में रहते हैं 35 के अप्रॉक्स, तो फिर सारे प्रश्न रीजनिंग के नहीं डालते हैं वो लोग। इसमें से इक्का दुक्का प्रश्न यहाँ पर हल्के फुल्के मैथ्स के डालते रहते हैं, परसेंटेज वगैरह के, सिंप्लीफिकेशन वगैरह के नॉर्मल, लेकिन वो सरल प्रश्न रहते हैं। सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और स्कोरिंग और सबसे सरल विषय दोस्तों, इसका पूरा ध्यान रखना है आपको। 35 में से 35 स्कोर करने का पूरा प्रयास करना है। यही सब्जेक्ट हैं जो आपको यहाँ पर सबसे आगे ले जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नंबर मिलने के चांस भी बहुत कम रहते हैं। आपको आंसर पता रहता है। उसके बाद जो पहले से पढ़े हुए चैप्टर, इनका कॉन्सेप्ट का रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा आपने को करना है। और जितने भी रीजनिंग में चैप्टर है, कागज़ मोड़ना वगैरह जितने भी है, सारी रीजनिंग यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। उसका कारण ये है दोस्तों कि 35 प्रश्न पूछे जाना है, तो लगभग सारे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेगा एग्ज़ाम एजेंसी यहाँ पर। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अगेन SSC बैंकिंग लेवल के प्रश्नों को हल करने में समय बर्बाद नहीं करना है। प्रीवियस ईयर का प्रश्न हमें देखना है और उसके हिसाब से तैयारी करना है। मैंने कहा है मैथ्स के प्रश्नों की संख्या कम है, इसलिए कुछ प्रश्न सामान्य गणितीय उदाहरणों पर आधारित हो सकती हैं। मैथ्स की संख्या कम इसलिए लिखा दोस्तों क्योंकि वहाँ 35 तो वहाँ पर भी है, लेकिन मैथ्स में प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, चैप्टर ज़्यादा बनते हैं। चैप्टर में सब चैप्टर ज़्यादा है, जैसे परसेंटेज खोलेंगे, परसेंटेज के अंदर फिर 10 अलग अलग वैरायटी के प्रश्न मिल जाएंगे, जबकि रीजनिंग में ऐसा नहीं होता है, बहुत कम यहाँ पर देखने को मिलता है। बात करें RPF कांस्टेबल और SI NTPC की, तो वो प्रश्न भी आपको सोल्व करते चलना है। बुक की बात करें साथियों, अगर आपके पास किसी कोचिंग के नोट्स है, आपने पढ़ रखा है, तो उन नोट्स को रिवीजन करें और फिर यहाँ पर प्रीवियस ईयर के प्रश्न लगाएं। और अगर बुक की बात करें, बुक नहीं है तो लूसेंट वर्बल रीजनिंग या अरिहंत रीजनिंग ले लें, एक बार उनसे पढ़ लें, कॉन्सेप्ट देख लें और उसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर लगाएं। यही आपकी सफलता का सीधा सा कॉन्सेप्ट है। आप या फिर घंटों घंटों भर क्लासेस लेके बैठे रहेंगे तो उससे आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। अब बात करें यहाँ पर GK GS की, जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला सब्जेक्ट है दोस्तों। ध्यान से बात सुनिएगा आप ये सारी चीज़ें पढ़ के वीडियो आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन बात आपको सुनना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। देखिए दोस्तों, प्रश्नों की संख्या 50 निर्धारित की गई है, यानी कि लगभग आधा पेपर हम मान सकते हैं कि सिर्फ इसी विषय का है। हाँ, 120 प्रश्न है, मुझे पता है दोस्तों, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आधा प्रश्न आपका GK का है, क्योंकि रीजनिंग में भी दोस्तों GK के प्रश्न आते हैं। आपको पता होगा, यहाँ पर दे देते हैं कि 4 राजधानी के नाम देते हैं और उसमें बोलते हैं कि इसमें से विपरीत चुनिए यहाँ पर, तो उसमें भी इक्का दुक्का प्रश्न आपको मिल सकता है। बेहद पेचीदा एवं चुनौती वाला विषय है।
ज़्यादा गहराई में जाने का प्रयास ना करें, नहीं तो टाइटैनिक जहाज जिसे डूबा था ना दोस्तों, उस तरह से आपकी लंका या नैया डूब जाएगी, फिर कभी भी आप उबर नहीं पाएंगे उस चीज़ से। पहले से पढ़े हुए चैप्टर का रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये बात मैं फिर बोल रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इसके बिना सिलेक्शन की कल्पना करना भी बेकार है। मैथ्स से रीजनिंग में आप अगर 70 नंबर ले आएंगे, और ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें हर प्रश्न का आंसर व्यक्ति करने की कोशिश करता है और लगता है कि हाँ यही सही है, अगर यहाँ से आप नेगेटिव नंबर लेके गए तो इस 70 नंबर को भी आप यहाँ पर ख़राब करेंगे। तो इसलिए बहुत ही सावधानी से पढ़ने वाला सब्जेक्ट है दोस्तों। बहुत सोच समझ के इसके प्रश्नों के जवाब देना पड़ेंगे आपको, और इस सब्जेक्ट के बिना सिलेक्शन की कल्पना भी नहीं कर सकते, नहीं होगा आपका सिलेक्शन, ये इस बात की गारंटी है। एक व्यवस्थित रणनीति बनाकर विषयवार तैयारी करें, एक स्ट्रेटजी बनाए प्रॉपर। यहाँ पर प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखिए एक बार कि हिस्ट्री से क्या पूछा है, ज्योग्राफी से किस टाइप से प्रश्न आते हैं, पॉलिटी से किस टाइप से आते हैं, करंट अफेयर में किस टाइप से आते हैं, और उसके बाद एक स्ट्रेटजी बनाए सब्जेक्ट वाइज, उसके बाद इस सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करें। कुछ उलझाने वाले ऐसे भी प्रश्न आएंगे जिसको आपने जीवन में कभी नहीं देखा है, उन प्रश्नों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, वो प्रश्न आपको यहाँ पर नेगेटिव अंक देंगे। इसलिए दोस्तों उन प्रश्नों को उंगली नहीं करना है यहाँ पर, और जो फालतू की यूट्यूब क्लासेस जो हैं उनको छोड़ना है और सिर्फ किताबों पर फोकस करना है। मैं अगेन बोल रहा हूँ दोस्तों, यूट्यूब क्लासेस आपको कुछ नहीं देगी यहाँ पर। हाँ, एक चीज़ आप ये ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पर आप जैसे कि विभिन्न खेलों के बारे में या ऐसे शॉर्ट वीडियो या 10-15 मिनट की वीडियो में जो डिटेल दे रखे होते हैं उनमें देख सकते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, रेलवे स्पीड उठाना है, सीधी सी बात है। इसमें सब कुछ दे रखा है दोस्तों जो जो आपके ज़रूरी है। आगे के 50 पेज है उनको 3 से 4 बार यहाँ पर एग्जाम से पहले पढ़ जाने का। अगर प्रश्न आए तो उसमें से आएंगे, और नहीं आए तो फिर कोई भी नहीं कर पाएगा। बस 3 से 4 बार 5 बार पढ़ लेना आगे के 50 पेज, और कंठस्थ कर लेना, उनको याद कर लेना, उनमें से चीज़ें छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद दोस्तों फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, पीएससी लेवल के प्रश्नों को हल करने में हमें समय बर्बाद नहीं करना है। लोग काफ़ी टफ एग्ज़ाम के क्वेश्चन लेके बैठ जाते हैं, नहीं करना है हल हमें, बिल्कुल भी नहीं। 50 में से आपके 10 प्रश्न आप छोड़ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही दिक्कत देने वाले प्रश्न होंगे, या तो डेट वाले होंगे जो कि समझ में नहीं आएंगे, तो इनको ज़बरदस्ती हल नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पर आपको 3 अंक नेगेटिव दे के चले जाएंगे ये 10 प्रश्न। उसके बाद बुक की बात करें दोस्तों, तो ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक जो आती है उस बुक को ही हमने रेफ़र करना है, और पूरी बुक को 2 से 3 बार यहाँ पर पढ़ देना है, तो आपको चीज़ें यहाँ पर याद हो जाएगी। उसके बाद जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी लगाते जाए, या तो आपके पास में ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव की बुक होगी या फिर और कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक होगी। अब उसमें ऐसा करना है दोस्तों कि मान लीजिए यहाँ पर हिस्ट्री आपने पढ़ी है, तो हिस्ट्री में जो यहाँ पर गुप्त काल है, गुप्त काल आपने आज पढ़ा, तो गुप्त काल के जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आप इससे लगा लो। जो प्रश्न समझ में नहीं आया उसको मार्क कर लो और उसको बार बार रिवाइज करो, यही जीएस को तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका है। पिछले वर्ष के प्रश्नों से आपको सिर्फ अंदाज़ा लगाना है, यानी कि यहाँ पर अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने बैठना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना नहीं है, पैटर्न रिपीट हो सकते हैं, जिसका आपको सिर्फ अंदाज़ा लगाना है, रटने के चक्कर में नहीं पड़ना है। सबसे ज़्यादा फोकस आपको भूगोल सब्जेक्ट में करना है, इतिहास में करना है, विज्ञान के भी यहाँ पर आपके 5 से 7 प्रश्न आ सकते हैं। हल्का फुल्का विज्ञान आपको पढ़ना है, डिटेल में डीप में नहीं पढ़ना है। और लूसेंट में जो विविध विषय दे रखे हैं, खेल, करंट अफेयर, इन चीज़ों को आपको व्यवस्थित तरीके से तैयार करना है। ऐसे करने पर आपके जो जीके की समस्या है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर आप 40 प्रश्न तक बिल्कुल आराम से हल कर पाएंगे। और अगर आपने 40 प्रश्न भी करेक्ट, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों 35 से 35 प्रश्न भी आपने करेक्ट हल कर दिए, तो भी आपके सिलेक्शन की संभावना यहाँ पर बनने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यह सबसे टफ सब्जेक्ट है। यहाँ पर प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। हमें लगता है कि प्रश्न का जवाब सही है, लेकिन वो गलत आखिरकार हो ही जाता है। दोस्तों यहाँ पर मॉक टेस्ट की बात करें तो प्रीवियस ईयर्स एवं हाल ही में संपन्न हुई एक कोई सी भी टीसीएस आधारित एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के टेस्ट लगाएं। मान लीजिए कि एएलपी की पहले एग्जाम हो जाती है या टेक्नीशियन की पहले हो जाती है, जो CBT 1 के जितने भी प्रश्न आएंगे लेटेस्ट, उनको यहाँ पर सोल्व कर लेना है। अपने को एग्ज़ाम के पहले सारे प्रश्न सोल्व करके जाना है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो शिफ्ट आएगी उसको सिर्फ मैथ्स रीजनिंग के प्रश्न सोल्व करना है, बाकी दूसरे नहीं करना है। ज़्यादा टेस्ट के जाल में फंसने की जगह कॉन्सेप्ट का रिवीजन करें, हमें पहले ही बता चुके हैं।
यह परीक्षा अभ्यास की नहीं रटने की है। यहाँ आधा पेपर सामान्य ज्ञान का दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और रोज़ाना सिर्फ एक टेस्ट लगाए पर्याप्त होगा। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आप दोस्तों यहाँ पर 90 प्लस स्कोर आराम से कर लेंगे। 120 में से 90 प्लस स्कोर लाना इजीली हो जाएगा, और इतना स्कोर लाएंगे आप तो यहाँ पर आपकी संभावनाएं ज़रूर बनेगी। हालांकि आपको 100 के आसपास इस बार नंबर लाना पड़ेंगे दोस्तों, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा। अब इतनी चीज़ें तो मैंने दोस्तों 90 प्लस के लिए बताई हैं, बाकी एक्स्ट्रा एफर्ट आप जो लगा सकते हैं वह लगाइए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कोई भी हवाई बात नहीं करी, एकदम सिस्टमेटिक बात करी। ना मैंने ये कहा कि मैं 120 नंबर का बोल रहा हूँ, ना मैंने ये कहा कि इसमें इतने पूरे आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक जो बात वो करनी चाहिए हमें जो धरातल पर आ सके, जो कि बात यहाँ पर प्रैक्टिकल हो, ना कि हवा में उड़ने वाली। तो ये बात वही अभ्यर्थी कर सकता है या वही व्यक्ति कर सकता है जो इन सब चीज़ों से गुजरा है। तो साथियों, आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और एलपी टेक्नीशियन की स्ट्रेटजी अगर आप जानना चाहते हैं, आगामी ग्रुप डी या एनटीपीसी की स्ट्रेटजी आप जानना चाहते हैं, या किसी भी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी या इस एग्ज़ाम के कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। साथ ही अपने सुझाव अवश्य दीजिएगा कि हम आने वाले आगामी वीडियो में किस तरह से और सुधार कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।